हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं इमरजेंसी की। इमरजेंसी जो मूवी आई है अभी, जो कि उसमें लीड रोल कंगना रनावत ने किया है। तो वो मूवी अभी 6 सितंबर को रिलीज होने वाली है। और उसको रिलीज होने से पहले ही कंट्रोवर्सी स्टार्ट होगी। एक तख्ता जो कि पूरा का पूरा उसका कंट्रोवर्सी कर रहा है कि उस पर बैन लग जाए, उस मूवी पे, और रिलीज ना हो। तो उससे पहले ही अभी उसका ट्रेलर भी रिलीज हुआ। ट्रेलर रिलीज होने के बाद ही उसके पे कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। तो आज बात करेंगे कि क्या इस मूवी में जो कंगना रनावत ने मूवी बनाई है, वो एक्टर तो है ही और एमपी भी है, जो कि हिमाचल से है। तो उन्होंने जो मूवी बनाई है, क्या उसमें प्रॉपर सच दिखाया जाएगा या सभी के सभी पहलू सच दिखाए जाएंगे? तो उसी के बारे में हम बात करेंगे कि एक्चुअली इमरजेंसी में हुआ क्या था। और आप मूवी देखोगे तो उसमें आपको क्या सभी पहलू सच दिखाए जाएंगे, वो देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, इमरजेंसी क्या होती है और कब लगी थी और क्यों लगी थी और कितने प्रकार की होती है, ये सभी चीजों के बारे में आज बात करेंगे। तो जो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से, तो इमरजेंसी सबसे पहले 1962 में लगी थी, 1962 में, जो कि इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था, तब लगी थी। उसके बाद जो दूसरी इमरजेंसी लगी थी 1971 में लगी थी, जो कि इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। और उसके बाद तीसरी जो इमरजेंसी लगी थी, वो लगाई थी 1975 में, इंदिरा गांधी ने लगाई थी। यानी कि 3 इमरजेंसी लगी थी, जिसमें कि सबसे बड़ी इमरजेंसी, जिसमें काला दिन भी बोलते हैं इमरजेंसी को, जो देशवासी, जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं या पुराने जो अपने माता पिता जो जानते हैं इमरजेंसी के बारे में, तो वो काला दिन भी उसको बोलते हैं। तो 3 प्रकार की इमरजेंसी थी। और इमरजेंसी जो लगी थी, उसके बाद इमरजेंसी की कितने प्रकार होते हैं और कैसे लगती है, बताते हैं आपको। तो एक तो नेशनल इमरजेंसी होती है, एक स्टेट इमरजेंसी होती है, एक फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। नेशनल इमरजेंसी तब लगती है जब इंडिया के अंदर ही जो एक दूसरे पार्टी के लोग विरोध कर रहे हो, और जब वॉयलेशन ज्यादा बढ़ जाए, तब जाके ये इमरजेंसी लगती है। और ये इमरजेंसी राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। इसमें सारी की सारी शक्तियां स्टेट गवर्नमेंट की और जो लोग हैं उसकी शक्तियां छीन ली जाती हैं, और उसमें पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपरेट करती है। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है जहां पे। तो ये ऐसे काम करते हैं। ये कितने दिन के लिए लगती है? ये लगती है 6 महीने के लिए सबसे पहले लगती है, उसके बाद ये आगे बढ़ सकती है। तो ये तो हुआ नेशनल इमरजेंसी का, और ये आर्टिकल 350C के अंडर आती है। ठीक। उसके बाद आता है स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी कैसे काम करती है? स्टेट इमरजेंसी ऐसे काम करती है कि जब इलेक्शन होता है स्टेट के अंदर, एक पार्टी को ज्यादा बहुमत मिल जाए, एक को कम मिल जाए, यानी कि एक पार्टी जीत गई, और दूसरी पार्टी जो कम वोटिंग मिली है, उसका कहना है कि हमें जितना एक्सपेक्टेशन था उतना वोट हमें नहीं मिला है, तो हमें इतना मिलना चाहिए था। तब राज्यपाल उनको 1 महीने की अनुमति देता है, इमरजेंसी लगा के, ओ सॉरी, अनुमति देता है कि आप दोबारा इलेक्शन लड़ लीजिए। जब दोबारा इलेक्शन होने के बाद भी उसको प्रॉपर बहुमत नहीं मिलता, तब जाके इमरजेंसी लगती है। तब सेंट्रल गवर्नमेंट राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। और उसका दूसरा, जो स्टेट इमरजेंसी ऐसे भी लगती है, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई रूल अप्लाई किया है स्टेट लेवल के लिए कि ये एप्लीकेबल कर दीजिए स्टेट लेवल के अंदर, यदि स्टेट गवर्नमेंट अप्लाई नहीं करती, जैसे कि कुछ पॉलिसी दीदी जी के पास जाती है वेस्ट बंगाल में, वो अप्लाई नहीं करती, तो ऐसी सिचुएशन में वहां पे इमरजेंसी लग सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इमरजेंसी ला सकती है। और इसका जो अवधि होती है, इसका टाइम होता है 3 साल तक का होता है। या फिर उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसका जो इमरजेंसी होती है फिक्स लगती है, इसका कोई टाइम नहीं होता है, परमानेंट लगती है। और उसको यदि हटवाना हो तो उसका प्रोसीजर होता है, उससे बातचीत करके परमिशन लेके वो हटवाई जाती है। तो ये तो इमरजेंसी की बात। उसके बाद बात करते हैं एक और दूसरी तरफ आपको बताते हैं, जो सत्ता थी उस टाइम कांग्रेस का राज था। उस टाइम इंदिरा गांधी जो कांग्रेस की तरफ से ही वो प्रधानमंत्री थी, और आजादी के बाद वो ही पहले उभर कर सामने आई थी वो पार्टी। और तब जो सत्ता का गुरूर था कांग्रेस पार्टी में तो था ही, और इंदिरा गांधी में वो बढ़ चढ़ के बोलने लगा। अब अपोजिट पार्टी का कहना है, गूंगी जो लीडर है ये भी बोलने लगी। उनका ये स्टेटमेंट है जो अभी ट्रेलर आया है। और उसके बाद आपको बताते हैं एक चिमन भाई चोर थे, जो कि गुजरात में एक लीडर थे। तो उन्होंने इतने सारे घोटाले किए थे उस टाइम में, 1974 में इतने सारे घोटाले किए थे कि उनको चिमन चोर भी बोलते थे। चिमन भाई पटेल उसका नाम था पूरा, तो उसको चोर भी बोलते थे। उन्होंने अपनी पार्टी को डिजोल्व कर दिया था। उसके बाद जय नारायण एक पार्टी का अपोज कर रहे थे बिहार के अंदर, उसको भी डिजोल्व करने का वो ट्राई कर रहे थे, लेकिन वो हुआ नहीं था। लेकिन 1973 में उसके बाद ऑयल क्राइसिस आया था, उसके बाद प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। इंदिरा गांधी का तभी राज था, वो
पीएम थी, प्राइम मिनिस्टर थी। तो उस टाइम में एक दूसरे के प्रति जो पार्टियां थी एकदम गुस्से में भड़क उठी थी। लेकिन बात करते हैं अब इमरजेंसी की। जो इमरजेंसी का जो सिलसिला कैसे स्टार्ट हुआ था, उसके लिए आपको थोड़ा सा बैक हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो बैक हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है? स्टार्ट होती है 1969 से। 1969 में क्या हुआ था, जो कुछ प्राइवेट बैंक थे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और अदर जो प्राइवेट बैंक थे, तो उनको जो इंदिरा गांधी चाहती थी कि उनको नेशनलाइज कर दिया जाए और उनका पूरा का पूरा पक्ष, उनका पूरा का पूरा जो चलने का उनका प्रोसीजर है वो गवर्नमेंट के थ्रू चलेगा। लेकिन उनके जो ओनर थे, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ओनर थे सी कूपर, उन्होंने उनका विरोध करना स्टार्ट कर दिया। और भी बैंक के जो ओनर थे उन्होंने उनका विरोध किया, जिसमें कि सबसे आगे जो थे जे आर टाटा थे, जे आर रतन टाटा, जो बहुत बड़ा नाम है, आप टाटा ग्रुप को जानते ही होंगे, उसके ओनर हैं जे आर टाटा। उन्होंने भी उसका विरोध किया। उसके बाद सी के ऊपर जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो ओनर थे वो सुप्रीम कोर्ट चले गए कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट में चले गए, जब सुनवाई चली तो दलीलें दी गई कि ये पॉसिबल नहीं है। तो वहां से इंदिरा गांधी का जो वो केस था वो हार गई। उसके बाद इंदिरा गांधी को बोला गया कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप इसको रिटर्न ले लीजिए। तो जो ये नेशनलाइज होने का जो प्रोसीजर था बैंक का, तो इंदिरा गांधी ने वो वापस ले लिया। लेकिन उससे वो खुश नहीं थी, वो एकदम गुस्सा हो गई थी। वो एकदम जो सत्ता का जो नशा था उस पर इतना भर चुका था कि वो नहीं चाहती थी कि ये ऐसा हो। कोई वो नहीं चाहती थी कि अपोजिट पार्टी या कोई भी उनके खिलाफ बोले, कोई भी उनकी सत्ता के पे कोई आंच आए, कोई भी उनका जो डिसीजन है उसको ना माने। उनका डिसीजन सर्वोपरि होना चाहिए, उनका डिसीजन सब मानने चाहिए, उनका डिसीजन जो उन्होंने बोल दिया वो डन होना चाहिए। तो ऐसा उनका जो थिंकिंग को लेवल बढ़ गया था। लेकिन उसके बाद हम बात करते हैं, एक बार जो इलेक्शन हुआ था रायबरेली में, जो रायबरेली में जब इलेक्शन हुआ था, वो इलेक्शन जो कि राज्यसभा का इलेक्शन हुआ था, उसमें जो उनके अपोजिट पार्टी के जो बंदे थे, जो अपोजिट पार्टी में जो इलेक्शन लड़ रहे थे, हालांकि रायबरेली से इंदिरा गांधी इलेक्शन तो जीत गई थी, लेकिन जो अपोजिट पार्टी के जो लोग थे उनका कहना था कि ये जो इलेक्शन इन्होंने जीता है, बैलेट पेपर को मैनिपुलेट करके ये इलेक्शन जीता है। यानी कि उन्होंने उन पर 14 आरोप हाई कोर्ट में लगाए थे कि उन्होंने, इंदिरा गांधी ने पूरा का पूरा जो इलेक्शन प्रोसीजर है, बैलेट पेपर है, मैनिपुलेट किया है, जिससे कि वो इलेक्शन जीत गई है। तो जब हाई कोर्ट में गया तो उसमें से 14 जो आरोप लगाए थे उसमें से 2 आरोप पाए गए, सबूत के साथ वो पाए गए थे। जब वो पाए गए थे तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना जो डिसीजन सुनाया, अपना जो फैसला सुनाया, तो उसमें बताया कि जो इंदिरा गांधी को अगले 6 साल तक तो ना तो कोई भी इलेक्शन लड़ सकती है, ना कोई अपना कैंडिडेट खड़ा कर सकती है, और जो प्राइम मिनिस्टर की जो सीट है, जो लोकसभा की जो सीट है, वो खाली हो गई है, खाली कर दीजिए। जैसे ये अनाउंस हुआ तो उनके जो लीडर थे, जो कांग्रेस के जो लीडर थे, वो बोलने लगे कि तुम्हें इस्तीफा नहीं देना है, तुम्हें ये सीट नहीं छोड़नी है, हम आपके साथ हैं, आप ही लीडर हैं, आप ही नेता रहेंगे। क्योंकि वो उसको बूस्ट कर रहे थे और वो उनपे जो इंदिरा गांधी का एक माइंड पे सेट हो गया था कि ये सत्ता मेरी है, मेरी रहेगी परमानेंट। जैसे ये था उसके बाद इंदिरा गांधी वहां से सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो वहां से भी उनको सेम फैसला मिला जो उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिला था। जब उसको फैसला मिला इलाहाबाद हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का, तब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, तब उनके हाथ ही कट चुके थे। जब उनके हाथ कट चुके थे, उनके पास उनको ना तो वो कुछ बोलने लायक बची, ना कुछ उनकी सत्ता का उनका कुछ बोलबाला रहा। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, उनके साथ मिलकर जो इमरजेंसी के जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जो प्रोसीजर होता है, उस पर साइन कराए। और साइन कराने के बाद पूरे इंडिया में इमरजेंसी घोषित कर दी। और इमरजेंसी घोषित करने के बाद जो कि पूरे के पूरे इंडिया के अंदर सभी के सभी न्यूज़पेपर बैन कर दिए, इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी, और सभी का सभी जो कम्युनिकेशन सिस्टम था, उस टाइम रेडियो पे सब कम्युनिकेशन सिस्टम था, जिससे कि लोगों को पता लग जाए कि इमरजेंसी लग गई है या कैसे लगी है, उसका रीजन क्या है, उसके पीछे की वजह क्या है, जिससे में लोगों में रोष फैल जाए या फिर लोगों को दंगे ना स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए उन्होंने सभी के सभी न्यूज़पेपर और कम्युनिकेशन का सिस्टम से सब बैन कर दिया। बिजली, इलेक्ट्रिसिटी सब दिल्ली से लेकर बड़े बड़े सिटी में सब बैन कर दी। तो बैन करने के बाद क्या हुआ,
जो इंदिरा गांधी ने 2 साल के लिए 1975 से 1970 तक कंप्लीटली इमरजेंसी ला दी, और जो अपोजिट लीडर थे सभी को पीट पीट के जेल में डाल दिया, उन पर अत्याचार किया गया, उनको मारपीट की गई और उनको जेल में डाल के रखा। लेकिन विरोध फिर भी स्टार्ट रहा, विरोध नहीं कम हुआ। लेकिन उन 2 साल के बाद जब इमरजेंसी खत्म हुई, उसके बाद जो लोगों में रोष तो था ही, और उसके बाद जो उनके बेटे थे संजय गांधी, उन्होंने 1970 में पकड़ पकड़ कर नसबंदी स्टार्ट कर दी थी लोगों की। जब नसबंदी स्टार्ट कर दी थी, उससे भी लोग बहुत नाखुश थे और गुस्से में तो थे ही। लेकिन उस टाइम क्या हुआ था, 1977 में जब इमरजेंसी खत्म हुई, उसके बाद दोबारा इलेक्शन हुआ। जब इलेक्शन लड़ा गया, संजय गांधी और इंदिरा गांधी ने पूरे जोर से इलेक्शन लड़ा, लेकिन उसके बाद इंदिरा गांधी वो इलेक्शन हार गई। तो ऐसे इमरजेंसी खत्म हुई थी और ऐसे इमरजेंसी लगी थी। अब देखते हैं इमरजेंसी के ये सभी पहलू जो अब बताए गए हैं उस मूवी में मिलते हैं या नहीं। यदि मिलते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जल्दी आपके सामने दूसरा वीडियो लेके आएंगे, तब तक ले जाएंगे।